आज हम लोग BEE स्टार्ट करने जा रहे हैं। BEE का ये मॉड्यूल फर्स्ट है जिसमें हम लोगों को डीसी सर्किट के बारे में पढ़ना है डिटेल में। सो डीसी सर्किट ओके। सो मैं बेसिकली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूँगी। जितना सिलेबस में है उसमें जो भी टॉपिक है उसको मैं डिटेल में कवर करने का कोशिश करूँगी। सो अब स्टार्ट करते हैं। डीसी सर्किट में हम लोग को आरसी पढ़ना है, ठीक है। सो अभी हम लोग आर पढ़ेंगे। आर मीन्स रेसिस्टेंस, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट और इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सो रेसिस्टेंस बेसिकली ये बोलता है, ये काम करता है कि किसी भी सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसको अपोज करने के लिए हम लोग उसका जो अपोज करता है उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इट मे बी डिफाइंड, मतलब डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है, उसे रेसिस्टेंस बोलते हैं। और यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम, जिसको हम लोग इस साइन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ओम का ये सिंबल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नाउ लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ पे रेसिस्टेंस के कुछ लॉ है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। The resistance offered by a conductor depend on the following factor। मीन्स जो रेसिस्टेंस होता है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। उस फैक्टर को देखते हैं। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ and inversely proportional to the cross section area, and it's also depend on the nature of the material, and it also depend on the temperature of the conductor। means जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस ऑल्सो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये हो गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स R इज inversely proportional to 1/a means cross section area, and it also depend on the temperature means R is directly proportional to T। so इन सबको मिला के क्या हो जाएगा? R is equal to LT/A, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग P लेंगे, इस P नहीं, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। सो R is equal to रो L/A। ये है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। नाउ इसको रब करते हैं, देन आगे चलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी साइन को रो से डिनोट किया है, इस रो को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। अब जानते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। रेसिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मीन्स रेसिस्टिविटी जो होता है वो भी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इज नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। मीन्स ये जो रो है उसको रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? AR/L, और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। ये सब याद करने वाला चीज़ है। रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। ना आगे चलते हैं। अब आते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G, एंड कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंडक्टेंस मीन्स कैपिटल G से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। मीन्स G इज इक्वल टू 1/R, और R का फॉर्मूला हम लोगों ने आगे देखा था। R का फॉर्मूला क्या होता है? L रो बाई A, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा AL
रो, ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है, सॉरी, और आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी हम लोगों ने देखा, मैंने बताया कि कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो फॉर्मूला हम लोगों ने ऑब्टेन किया उसी का यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बताया गया है। थोड़ा स्मॉल करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला कैपिटल G इज इक्वल टू A बाई रो L। सो इसको यहाँ लिखेंगे G इज इक्वल टू A बाई रो L, और 1 बाई रो क्या होता है, सिग्मा, 1 बाई रो होता है सिग्मा। सो G इज इक्वल टू सिग्मा A बाई L, और सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। सो यूनिट हो जाएगा कंडक्टिविटी का एस पर मीटर और मोहो पर मीटर। इस पे हम लोग ज़्यादातर कैपिटल G मीन्स कंडक्टिविटी को मोहो से ही जानते हैं। सो ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग मोहो पर मीटर ही याद कीजिए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। मीन्स टेम्परेचर जो है रेसिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट डालता है उसको देखेंगे। द इफ़ेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर इज़ रेसिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये हम लोगों ने आगे पढ़ा ही है पहले कि जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। So the resistance will increase if we rise the temperature of metallic conductor। means resistance increase करेगा जब हम लोग किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है। So as the temperature is increased, the ion inside the metal conductor basically obtain energy and then they start to oscillate about their mean position। means जैसे ही हम लोग टेम्परेचर किसी भी मटेरियल में बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का अपोज करता है। सो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मेटल कंडक्टर होगा वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे ऑब्टेन करेगा, ठीक है। और एनर्जी ऑब्टेन करते ही वो एक जगह रुकेगा नहीं, वो लोग आपस में ऑसिलेट करना, मतलब टकराना, इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे, जिसके कारण इनका जो पोजीशन होता है, अपने ही पोजीशन पे ये लोग इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण रेसिस्टिविटी और बढ़ जाता है, ठीक है। यही इफ़ेक्ट है टेम्परेचर का रेसिस्टेंस पे, ठीक है। नाउ देखते हैं रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑन अ सर्किट एलिमेंट। मीन्स रेसिस्टर बेसिकली इस टाइप का होता है। मैं आप लोगों को डायग्राम बना के बताती हूँ। ये हो गया रेसिस्टर, ठीक है। सो रेसिस्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों क्या है, रेसिस्टर का टू टर्मिनल, ठीक है, कंपोनेंट दैट इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट, ठीक है। सो रेसिस्टर वो है, रेसिस्टर एक उस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें दो टर्मिनल ज्वाइन होते हैं और जो मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट और सर्किट एलिमेंट को इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज करने का जो पावर होता है वो अप्लाई करता है, ठीक है। अब देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। सो देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होता है सर्किट के अंदर, वो
करंट फ्लोइंग ऑफ करंट मीन्स करंट के फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर V क्या है, V हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस एंड I हो जाएगा करंट, ठीक है। सो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हम लोग R ऐड करेंगे, सो V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज व्हाट, कांस्टेंट। सो ओम्स लॉ के ग्राफ को देखते हैं। ओम्स लॉ का ग्राफ एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है जो एक कांस्टेंट वे में मूव करता है। सो इधर ले लेंगे, इस साइड लेंगे V, ये याद रखना है। V इस साइड क्यों लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स यहाँ पे जो I है वो V पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो I है वो V पे डिपेंडेंट है, मीन्स V इज अ डिपेंडेंट एलिमेंट है। सो डिपेंडेंट जो होता है उसको हम लोग बेस में लेते हैं और इनडिपेंडेंट को हम लोग यहाँ पे वर्टिकल में लेते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम लोग V को क्या लेंगे, वर्टिकल में, और I को हॉरिजॉन्टल में, ठीक। ये समझ में आया कि क्यों लिया V को यहाँ पे। सो अब V और I के बीच का ग्राफ निकालेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये हो गया स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू R, और R इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा हम लोग जानते हैं P/H। सो P यहाँ पे क्या हो जाएगा, V, और H हो जाएगा, सॉरी P/B, सो P हो जाएगा V और B हो जाएगा I, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। ये हाँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है उसको, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे कांस्टेंट हम लोगों ने R लिया था, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R है। सो R क्या हो जाएगा, V/I, यहाँ से I को इस साइड ले जाएंगे तो R इज इक्वल टू V/I, वेयर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड R इज V हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, R रेसिस्टेंस, और I हो जाएगा करंट, ठीक है। ये सिंपल सा है, थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये हम लोग को इंजीनियरिंग में उतना नहीं पढ़ना है। रेसिस्टेंस इन सीरीज़ ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, जितना रेसिस्टेंस हम लोग को सर्किट में प्रोवाइडेड है। रेसिस्टेंस इन पैरेलल मीन्स 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, मैंने इसलिए 2 लाइन में ही लिखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सुनाओ EMF, इन लोग का हम लोग मैंने एक बॉक्स टाइप बनाया है, उससे समझते हैं, आसान होगा। बॉक्स यहाँ पे जो कॉलम वाइज लिखा है उसी को मैंने उधर शॉर्ट में लिखा है, तो डिटेल में एक बार में देख लेते हैं। सॉरी, EMF एंड PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। सो EMF क्या होता है, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड ऑफ अ बैटरी, मीन्स EMF क्या है, EMF एक पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड के अंदर का, ठीक है। वहीं पे डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ सर्किट, डिफरेंस समझ में आया। EMF में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होता है, बैटरी के इलेक्ट्रोड के बीच, और PD में मींस पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होता है, सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है। EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन PD, मीन्स EMF जो है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होता है बिटवीन 2 सर्किट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R, और दिस इज ऑलवेज लेस देन EMF, मीन्स यहाँ पे जब लिखा ही हुआ है कि EMF ऑलवेज ग्रेटर होता है, मीन्स कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF से छोटा ही होगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट इंटरनल रेसिस्टेंस, मीन्स सर्किट के अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो EMF को कोई इफेक्ट नहीं डालता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द सर्किट इंटरनल रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को जो सर्किट के अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड होता है वो इफेक्ट डालता है,
ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ मेजर्ड बाय ईएमएफ मीटर। सिंपल है, सिंपल और कॉमन है कि ईएमएफ है तो ईएमएफ मीटर से ही काउंट मेज़र किया जाएगा, और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं, ठीक है। ये था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का डिफरेंस। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग रेसिस्टेंस का, क्योंकि अभी हम लोग रेसिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं तो उसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। क्लासिफिकेशन को भी मैंने दो पार्ट में डाला है, केस 1 और केस 2। केस 1 में दो टाइप है, फर्स्ट है बाई डायरेक्शनल एलिमेंट एंड सेकेंड इज यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट, ठीक है। सो बाई डायरेक्शनल एलिमेंट क्या होता है, व्हेन एलिमेंट प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द एलिमेंट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। मीन्स जब किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करता है तो उसे हम लोग बाई डायरेक्शनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल लेते हैं, रेसिस्टर, इंडक्टर and capacitor. Resistor is capital R, inductor is capital L and capacitor is capital C, ठीक है। अब देखते हैं यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट क्या होता है। Unidirectional element means when element properties and characteristics depend on the direction of current, then the element is called unidirectional element. Means जब किसी भी element का property और characteristics current के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है तो उसे यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ओके। अब देखते हैं केस 2, मतलब एक केस 1 हो गया जिसमें दो टाइप थे, बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल, और अब केस 2 है जिसमें दो टाइप है, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। ओके, केस 2 लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। सो लीनियर किसको बोलेंगे, व्हेन एलिमेंट ओबेस ओम्स लॉ देन एलिमेंट इज कॉल्ड लीनियर रेसिस्टर, ठीक है। मतलब जब कोई एलिमेंट ओबे करेगा, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, तो उसे हम लोग लीनियर रेसिस्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल में हो गया रेसिस्टर। एंड नॉन लीनियर क्या होता है, व्हेन एलिमेंट डजंट ओबेस ओम्स लॉ देन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन लीनियर रेसिस्टर। मीन्स जब कोई एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसे हम लोग नॉन लीनियर रेसिस्टर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डायोड, ओके। सो आगे चलते हैं कलर कोडिंग पे, ओके। सो रेसिस्टर कलर कोडिंग ये पढ़ना है हम लोग को थोड़ा सा, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे यहाँ पे। इधर ये ट्रिक्स लिखा है कि इसको कैसे याद रखना है। ये कलर हो गया, ये नंबर हो गया, ये मल्टीप्लायर और ये टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस को हम लोग परसेंट के साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया टॉलरेंस का सिंबल, यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है। सो कलर एक सीरीज में लिखा है, अब इस सीरीज में ही हम लोग को याद करना है, इसलिए हम लोग इस ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। सो याद रखते हैं ऐसे, यहाँ 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाइट तक ही जाना है। नेक्स्ट 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9 एंड यहाँ से चेंज हो जाएगा। याद रखना है वाइट पे आने के बाद बहुत कुछ चेंज होता है, बिकॉज वाइट के बाद हम लोग नीचे नंबर्स भी नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लायर का पावर भी चेंज हो जाता है और टॉलरेंस भी वाइट के बाद ही शुरू होता है, ठीक है। सो 10 टू द पावर -1 एंड 10 टू द पावर -2, और टॉलरेंस कहाँ से शुरू होता है, गोल्ड से, 5 10 20, ठीक है। नो कलर के लिए 20। इसको याद कैसे रखना है, BB रॉय, ROY रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, सोना, चांदी, ठीक है। ये ट्रिक्स है याद रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब इसका यूज़ करके किसी भी रेसिस्टर का कलर कोडिंग कैसे करेंगे, उससे एक
उसे थोड़ा समझते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, उतना भी लेंदी नहीं है। ओके, नाउ हम लोग सपोज करते हैं कि ये है एक रजिस्टर। ठीक है, थोड़ा पतला करते हैं इसको। रजिस्टर में यहाँ पे 4 टाइप का बैंड दिया हुआ है। अब ये ठीक है, मान लेते हैं जो ये इसको बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4। बैंड 1 को बैंड 1 शोज नंबर। ये हाँ, ये लिखने का ट्रिक्स है जो कि अगर 4 बैंड दिया हुआ हो तो कौन सा बैंड क्या चीज़ शो करता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ देखा कि नंबर, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस, तो पता कैसे चलेगा कि कौन किसको नंबर में शो करना है, किसको मल्टीप्लायर में, किसको टॉलरेंस में। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो ये 1 एंड 2 है, 1 मिनट ज़्यादा ही पतला हो गया। तो ये 1 एंड 2 है वो नंबर शो करते हैं। ये रहा यहाँ पे 1 एंड 2 शोज नंबर, 3 शोज मल्टीप्लायर एंड 4 शोज टॉलरेंस। ठीक है, अब हम लोग लेट करते हैं, मतलब मानते हैं कि जो 1 है वो किस कलर का है, ब्राउन कलर का है, 2 ब्लैक कलर का है, 3 रेड कलर का है एंड 4 गोल्डन है। ठीक है, ऊपर चलते हैं। नाउ अब 1 है तो 1 में क्या है, ब्राउन, तो ब्राउन का नंबर क्या है, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्राउन है 1 नंबर पे, सॉरी ब्लैक का 0, ब्राउन का है 1, तो ये 1 जो है यहाँ पे इस 1 को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सो ब्राउन का यहाँ हो गया 1, दूसरा है ब्लैक, ब्लैक का क्या है 0, तो यहाँ पे 0 डाल दिए। फिर अब लिखना है मल्टीप्लायर, सो रेड का मल्टीप्लायर क्या है, रेड का मल्टीप्लायर 2 मीन्स 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस गोल्ड है 4, तो गोल्ड का टॉलरेंस क्या है 5। सो समझ में आया कैसे लिखा। 1 था ब्राउन का नंबर, 0 था ब्लैक का नंबर, ये 2 है रेड का मल्टीप्लायर और 5 हो गया गोल्ड का टॉलरेंस। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रेसिस्टर का नंबरिंग कलर कोडिंग करते हैं। ठीक है, बहुत इजी था, आई होप समझ में आया होगा कलर कोडिंग क्या होता है। ये ट्रिक्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं रेसिस्टेंस का। एट केस 1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, केस 2 एट टेम्परेचर। केस 1 में जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और केस 2 है जब टेम्परेचर वेरी करे। सो केस 1 जब टेम्परेचर कांस्टेंट है देन R इज इक्वल टू रो L बाई ए। हम लोग जानते हैं R क्या होता है, रेसिस्टर, L होता है लेंथ, A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रो इज रेसिस्टिविटी। सो यूनिट ऑफ रसिस्टर हम लोग पहले पढ़ा है, हम लोगों ने पहले इसके पहले ही पढ़ चुका है इसको कि यूनिट ऑफ रेसिस्टर क्या होता है ओम एंड यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है ओम मीटर। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिख देना है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। बट जब टेम्परेचर वेरी करे वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, उसको देखते हैं। सो केस 2 है एट टेम्परेचर मीन्स जब टेम्परेचर वेरी करे। सो ये कॉमन फार्मूला है R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा नॉट टी। यहाँ पे एल्फा नॉट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो ये नॉर्मल फार्मूला है जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो। ठीक है, मतलब सॉरी R इज 0 केल्विन। सो R1 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा नॉट टी। सो ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं कि जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो क्या होगा। तो माना R1 के जगह पे क्या आ गया R15 और एंड R नॉट के जगह पे क्या आ गया R10। ठीक है, तो 1 हो जाएगा अल्फा नॉट के जगह पे अल्फा नॉट एंड डेल्टी लेंगे। सो डेल्टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे डेल्टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, R15 माइनस R10 मीन्स 15 माइनस 10, तो हम लोग के पास आ जाएगा 5। सो वैल्यू क्या आ जाएगा,
जो वैल्यू ये सब R10 का वैल्यू क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड रहेंगे, सो उतना टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे हम बस ये बता रहे हैं कि जब टेम्परेचर वेरी करे तो क्या होता है, 1 प्लस अल्फ़ा नॉट का भी वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा नॉट इंटू 5 कैसे निकाला वो पता चल गया होगा, डेल टी इज इक्वल टू R15 माइनस R10। ओके, सो आगे चलते हैं। नाउ रेसिस्टर हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पढ़ना है इंडक्टर एंड देन कंडक्टर, ठीक है। 3 लॉ हम लोग को पढ़ना है, सॉरी कैपेसिटर। सो इंडक्टर पढ़ते हैं, कैपेसिटर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो देखते हैं व्हाट इज इंडक्टर। सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडक्टर आर component that are simple in their construction, consisting of a coil of insulated copper wire wounded around a former that will have some type of core at its center। मीन्स जब किसी एक फॉयल लेते हैं हम लोग, फॉयल को हम लोग फॉर्नर बोल रहे हैं, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर, ठीक है। अब इसी के ऊपर जब हम लोग फॉयल को ऐसे ऐसे रोल करेंगे तो इसी का जो ये किस चीज़ का होगा, कॉपर का, ठीक है। ये सिंपल इसी को लिखा है कि यहाँ सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब एक रॉड के ऊपर हम लोग कॉयल फॉयल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग इंडक्टर बोलते हैं, ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं है, ठीक है। इंडक्टर इन एसी सर्किट, इसका एग्जांपल क्या होता है, इंडक्टर का यूज़ किस किस चीज़ में होता है, कॉमन है टीवी, रेडियो, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और भी है बट यहाँ पे 3 ही एग्जांपल हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने लिखा है। आगे देखते हैं। व्हाट इज EMI, ये बैंक वाला EMI नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर, यही हम लोगों ने इसके पहले डायग्राम में समझा था कि अ कंडक्टर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक current will produce a magnetic field around the conductor. This field has a circular shape and exists along the whole length of the conductor। Means a conductor carrying an electric करंट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जो भी एक कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर कैरी करता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है उस कंडक्टर के चारों तरफ। एंड दिस फील्ड हैज़ अ सर्कुलर शेप, और जो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर शेप में का होता है। एंड एग्जिस्ट अलोंग द होल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और वो पूरे लेंथ पे होता है, मतलब पूरे लेंथ को वो कवर किया होता है। तो मान लेते हैं ये हो गया बॉडी, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर। सो अब इसके ऊपर अगर हम लोग कॉइल को ऐसे ऐसे इसके ऊपर लपेटेंगे तो जो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होगा, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं। ये मान लिया हम लोग का है, और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, ये सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। और इसका करंट का फ्लो हो जाएगा ऊपर से नीचे, यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को मैं यहाँ पे बड़ा में यहाँ पे लिख दी हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, थंब रूल हम लोगों ने पढ़ा है। थंब रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव से निगेटिव मतलब जा रहा है। सो ऊपर से नीचे है, सो थंब को ऐसे नीचे की ओर लेंगे तो करंट फ्लो किस तरफ होगा, लेफ्ट में, ठीक है, राइट से लेफ्ट में। सो यहाँ पे दिया हुआ है, थंब रूल का यहाँ पे यूज़ करेंगे जिससे हम लोग करंट के फ्लो को आसानी से, मतलब करंट के फ्लो के डायरेक्शन को आसानी से ऑब्जर्व या मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखना है कि जब
जब हम लोग जैसे कि ये एक फॉइल है, इसके ऊपर जब ये करंट अलग मतलब ये एक मिनट सॉरी, ये एक पतला सा फॉइल है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो करंट फ्लो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब ये बस इतना ही पतला है, इसमें कुछ नहीं है। और तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसा छोटू छोटू सा, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट अगर इसी को हम लोग, जो ये पतला सा था, ये पतला सा ही था, अब इसी पतला सा को हम लोग थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो ये क्या हो गया, मोटा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ग्रुप बना दिया। ये स्ट्रेट था और इसी स्ट्रेट को हम लोगों ने ग्रुप वाइज इसको डिवाइड कर ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये थिक हो गया। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इंडक्टर में हम लोग को फैराडेज थ्योरम पढ़ना है, फैराडेज का लॉ। सो देखते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देयर आर टू लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे फर्स्ट लॉ, according to Faraday first law, when conductor cuts magnetic line of a force and EMF is induced in the conductor, means जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन को कट करता है, ठीक है, तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता, उस कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सिंपल यही कहना है कि जब किसी जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मीन्स जो ईएमएफ यहाँ पे जो ईएमएफ बना मैग्नेटिक लाइन को कट करने के बाद, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ईएमएफ को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। डी फाई बाई डी टी क्या है, डी फाई बाई डी टी क्या होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स, ठीक है। फाई फ्लक्स को डिनोट करता है, ठीक है। अब इन दोनों लॉ को हम लोग ज्वाइन करके, मतलब कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। सो वी नो दैट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो फाई इज इक्वल टू एल आई। सो फाई का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ से निकालेंगे। सो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहाँ जो फाई एल आई है, सो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू एल डी आई हो जाएगा, ठीक है। और डी फाई का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ई डी टी। सो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। Now we know that power is equal to VI, और instantaneous power is equal to L di by dt. So energy is equal to P dt, ठीक है, P dt, और P यहाँ से ले लेंगे L di by dt. So यहाँ पे डी आई बाई डी टी का फार्मूला यहाँ से डालेंगे तो एल आई स्क्वायर बाई टू। सो एनर्जी क्या आ गया हम लोग के पास, लास्टली एल आई स्क्वायर बाई टू, मतलब हाफ एल आई स्क्वायर। इसे फॉर्मूला पढ़ना है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। यहाँ पे टोल्ड नहीं, यहाँ पे होल्ड है, एच ओ एल डी एस, ठीक है। हाँ, इंडक्टर होल्ड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड डायनेमिक एलिमेंट। डायनेमिक एलिमेंट, ठीक है। Why we called inductor a dynamic element? Because it holds the magnetic field,
ठीक है। सो इंडक्टर होल्ड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से हम लोग इंडक्टर को डायनामिक एलिमेंट बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ पैसिव एलिमेंट बिकॉज इट स्टोर एनर्जी। ये एक पैसिव एलिमेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करता है। ना अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन, अंडर steady state condition for DC source inductor behave as a short circuit। मीन्स स्टेडी स्टेट के अंदर जो इंडक्टर है वो डीसी सोर्स के लिए एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और स्टेडी स्टेट क्या होता है, जब कोई भी चीज़ या तो फुल चार्ज हो या फिर फुल डिस्चार्ज हो। मीन्स जब हम एग्जांपल लेते हैं हम लोग मोबाइल का, जब हम लोग का मोबाइल पूरा डिस्चार्ज होता है तो उसको मोबाइल जब चार्ज में लगाते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर वो 1% होता है, ना कि डायरेक्टली फिर पहले वो 1% होता है, फिर 2%, फिर 3, फिर 4, ऐसे इंक्रीज़ करते करते वो 100 पे जाता है। अचानक से वो चार्ज में लगाते ही 100 पे नहीं चला जाता, ठीक है। और उसी तरह जब वो फुल चार्ज हो जाता है तो उसके बाद वो आगे 101, 102 नहीं होता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट का मतलब या तो वो फुल चार्ज हो, ठीक है, या तो वो फुल डिस्चार्ज हो, जिसमें मतलब वो इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। मतलब जैसे फुल चार्ज करते हैं और फुल चार्ज करने के बाद जब हम लोग उसका यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जब हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, ना कि एक साथ डिस्चार्ज होता है। सिमिलरली जब हम लोग उसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है, फिर पहले 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ते रहता है। तो जो ये बढ़ना घटना का जो ये बीच में चल रहा है काम, इस काम के बीच में जो वर्क होता है उसको हम लोग स्टेडी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो या तो वो फुल चार्ज हो जहाँ से हम लोग और जहाँ से वो आगे चार्ज ना हो, या तो वो फुल डिस्चार्ज हो, ठीक है। उसको हम लोग स्टेडी कंडीशन बोलते हैं। बैटरी के फुल चार्ज होने के बाद का कंडीशन और बैटरी के फुल डिस्चार्ज होने के बाद के कंडीशन को हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर डीसी सोर्स इंडक्टर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। मीन्स डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर जो है स्टेडी कंडीशन पे एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट वो होता है जब वोल्टेज 0 हो एंड और वो एक ओपन सर्किट हो जहाँ पे I भी टेंस टू 0 हो। सो फॉर डीसी सोर्स di/dt इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई इट बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। समझ में आया? शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, क्योंकि वो एक ओपन सर्किट होता है जिसकी वजह से I 0 होता है और डीसी सोर्स di/dt होता है। सो I इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई di/dt इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0 और di/dt इज इक्वल टू क्या होता है v। सो v इज इक्वल ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो सब कुछ 0 हो गया, तो दैट मीन्स कि ये शॉर्ट सर्किट है। सॉरी, आगे दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। ये पहला कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है, इंडक्टर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। फॉर सडन चेंज ऑफ करंट इनफाइनाइट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले बैटरी के एग्जाम्पल से समझा है कि बैटरी के एग्जाम्पल से नहीं, ये इसका सेकेंड कंक्लूजन का कहने का सेंस ये है कि इंडक्टर कैन नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। मीन्स अगर एग्जांपल बैटरी का ही लेते हैं, जैसे बैटरी को हम लोग चार्ज में लगाते हैं तो वो अचानक से 100% चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ना ही वो अचानक से 0% होता है। वो धीरे धीरे चार्ज बढ़ते, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे इंक्रीज़ करते करते वो 100 पे जाता है, या वो 100 से 99, 98 ऐसे करते करते वो 0 पे आता है। सो इंडक्टर क्या है, वो सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता। और अगर वो सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ करेगा, दैट मीन्स कि उसमें करंट इनफाइनाइट है, तभी तो वो सडन चेंज हो रहा है।
कभी 100, कभी 200, कभी मतलब ऐसे, तो इनफाइनाइट होगा जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बैटरी कभी 100 के ऊपर चार्ज नहीं होता। उसको आप लोग रात भर भी लगा दो, अगर वो फ़ोन आपका 1 घंटे में चार्ज हो रहा है 100%, अगर आप उसको रात भर छोड़ोगे तब भी वो 100% ही रहेगा, ना कि वो 200, 300 या 1000 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का सेंस वही है कि सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। अगर सडन चेंज होगा दैट मीन्स कि इनफाइनाइट होगा। एक मिनट। सो I0 माइनस इज इक्वल टू I0 प्लस, यहाँ पे जो पॉसिबल नहीं।